बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है। जहां तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके बिहार में अपराध का आंकड़ा जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर 5 मिनट 58 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में हुए अपराध की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस घटना में अपराध की 100 घटनाओं का जिक्र करके तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है और सरकार से जवाब मांगा है। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि लोगों की जान ली जा रही है, लूट हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, अपहरण की घटनाओं से पूरे बिहार हिल गया है। ये चंद दिनों में ही 100 से ज्यादा अपराधों की पूरी लिस्ट है, जो कि अपने आप में बयां करती है कि बिहार में अपराधियों के मन में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और बिहार का राज चौपट राज बन चुका है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के जरिए आपसी सहमति से बंटवारे हो सकती है। साथ ही साथ जमीन के अलग अलग कागज भी बनाए जा सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार जमीन सर्वे में पुश्तैनी जमीन को आप सहमति से बंटवारा करके खतियान भी बनवा सकते हैं। साथ ही साथ भाइयों के बीच चल रही वाद विवाद की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि विभाग ने कहा है कि बिहार जमीन सर्वे के दौरान यदि पारिवारिक जमीन का शेड्यूल बना करके सभी पक्ष हस्ताक्षर करके आवेदन देते हैं तो फिर जमीन सर्वे के दौरान ही बंटवारे को भी मान्यता मिल जाएगी और फिर सभी जमीन के नए कागजात भी अलग अलग बन जाएंगे। दोस्तों बिहार में एक महिला मुखिया के दूसरी शादी होने पर बवाल मच गया है। जब बिहार में महिला मुखिया की दूसरी शादी से ग्रामीण उग्र हो गए हैं। पति ने कहा कि चुनाव जीत करके छोड़ दिया मेरे साथ। जब मामला पूरा मधेपुरा का है। मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड के शेखपुरा पंचायत की मुखिया सुनीता देवी ने 30 अगस्त को उदा किशनगंज शिव मंदिर में नवीन मेहता से शादी कर ली। आपको बता दूं कि नवीन मेहता वार्ड परिषद है। जानकारी के अनुसार शेखपुरा मुखिया सुनीता देवी की शादी संजय शाह से कोर्ट मैरिज करके हुआ था, जिसके बाद इनके 2 पुत्र हुए। संजय शाह के साथ रह करके सुनीता देवी ने मुखिया का चुनाव भी जीता। इस शादी से नाराज मुखिया पति संजय शाह ने कहा है कि मैंने उसे मुखिया बनाया और वह मुझे छोड़ करके चली गई। जब मेरे 2 बेटे हैं उन्हें कौन संभालेगा, कौन देखेगा। जब अब मैं भी सुनीता के साथ नहीं रह सकता। आपको बता दूं कि मुखिया सुनीता देवी का 5 महीने से नवीन मेहता से तालमेल बढ़ गया था, लेकिन 2 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। जब बताया जा रहा है कि मुखिया सुनीता देवी की 11 सालों में ये तीसरी शादी है। जब मुखिया की ये शादी आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पर परिजन और फिर आम लोग उग्र होकर के नवीन मेहता के घर को घेर लिए। जब ग्रामीण भी इस शादी का विरोध कर रहे थे। जब ग्रामीणों का कहना था कि हम लोगों को ऐसी मुखिया नहीं चाहिए, इसे पद से हटा देना चाहिए। दोस्तों गिरिराज सिंह एक बार फिर से अपने मुंह से जहर उगला है। जहां गिरिराज सिंह एनआरसी का जिक्र किया है। आपको बता दूं कि हमेशा से हिंदू मुस्लिम करने वाले, हिंदू मुस्लिमों के बीच भेदभाव पैदा करने वाले गिरिराज सिंह अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। उन्होंने फिर से एक बार एनआरसी के बारे में बात कही है। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से एनआरसी पर बयान दिया है। जहां गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आपके मंत्री भी अब पहचान पत्र की जरूरत महसूस कर रहे हैं और अगर एनआरसी लागू नहीं हुआ तो फिर भारत वंशी की संख्या कम हो जाएगी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने बांग्लादेशियों समेत अन्य देशों के घुसपैठों को देश के लिए खतरा बताया है। वहीं पर गिरिराज सिंह के बयान से जदयू खुद को किनारे करते हुए नजर आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान पूरे देश में एनआरसी लागू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर राज्यों ने एनआरसी लागू नहीं किया तो फिर 200 से ऊपर जिले भारत में हैं, जहां पर भारतवंशियों की संख्या कम हो जाएगी और फिर बांग्लादेशियों और फिर रोहिंग्यों और अवैध तरीके से पसर जाएंगे। दोस्तों बिहार में भारतीय जनता पार्टी शाह मात का जबरदस्त खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में, बिहार में, बीजेपी में जब पार्टी में एक साथ कई गुट बन गए हैं। ये गुट एक दूसरे के साथ शाह मात का खेल खेलने में लगे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बिहार दौरे में भी पार्टी की गुटबाजी साफ साफ देखने को मिली। जब सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को जेपी नड्डा के कार्यक्रम से आउट
ही कर दिया। दरअसल बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कई कार्यक्रम में शामिल होना है। नड्डा को शुक्रवार को सबसे पहले पटना में IGIMS में रीजनल आई सेंटर के साथ साथ कई कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। उसके बाद उन्हें भागलपुर मेडिकल कॉलेज में 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन करना था। इसी कार्यक्रम में विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ दिलीप कुमार जायसवाल के साथ भी खेला हो गया। आपको बता दूं कि विजय कुमार सिन्हा को न्योता ही नहीं मिला। दरअसल बिहार में JDU और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये परंपरा रही है कि बड़े सरकारी आयोजनों में दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। यह सरकार की ओर से छपने वाले विज्ञापनों में भी दोनों का नाम होता है। शुक्रवार को भी पटना के IGIMS में जो कार्यक्रम हुआ उसमें JP नड्डा और CM नीतीश कुमार के साथ साथ दोनों डिप्टी CM विशिष्ट अतिथि थे, लेकिन भागलपुर में खेला हो गया यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर डिप्टी CM विजय सिन्हा को नहीं बुलाया गया और साथ ही साथ बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को भी नहीं बुलाया गया। इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी में भी अब गुटबाजी शुरू हो चुकी है। हालांकि इसका नुकसान होना तय है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। दोस्तों बिहार के कटिहार जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला निकल करके सामने आया है, जहां पर एक सिर फिरे आशिक ने स्कूल जा रही छात्रा की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर दिया। इतना ही नहीं, युवक लड़की को जबरन ससुराल चलने को कहने लगा। हालांकि छात्रा का मामा मौके पर पहुंच गया तो फिर युवक फरार हो गया। जब फिलहाल पुलिस पीड़िता के आवेदन पर मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना कटिहार जिले के बराड़ी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर की है। जब बताया जाता है कि पीड़िता सुजापुर हाई स्कूल में पढ़ती है और हर दिन की तरह स्कूल जा रही थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे सिरफिरा आशिक अचानक हाथ में सिंदूर लेकर के सामने खड़ा हो गया और जबरदस्ती उसकी मांग भर दी। इतना ही नहीं, युवक लड़की को जबरन ससुराल चलने को कहने लगा। जब डर से छात्रा चीखने लगी, चिल्लाने लगी तो फिर उसके मामा वहां पर पहुंच गए। जब लड़की के मामा को देख करके युवक मौके से फरार हो गया, सिंदूर लगा करके मांग में। उसके बाद क्या था, मामला पुलिस तक गया और पुलिस जांच में जुट गई है। जब लड़की की मां ने बताया है कि लड़का बीते कई दिनों से छात्रा के पीछे लगा हुआ था। वहीं पर पीड़िता के परिजनों ने बराड़ी थाने में आवेदन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जब हमारी सरकार 2005 में आई थी तब स्वास्थ्य के क्षेत्र की हालात बहुत ज्यादा खराब थी। जब सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों, दवा और फिर अन्य सुविधाओं की कमी थी। 2006 से अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई। उन्होंने पूछा है कि पहले की सरकार क्या करती थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझसे 2 बार गलती हुई है, मैं उनके साथ चला गया। जब हमारा NDA शुरू से ही रिश्ता रहा था NDA के साथ 1995 से। जब बीच में कभी 2 बार गलती हुई जब मैं इधर उधर चला गया, लेकिन अब नहीं होगा। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि उन लोगों का झूठा पर्चा छपता रहता था। जब आपको बता दूं कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे। जब CM नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद JP नड्डा ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि IGIMS पर गए। इसके पहले इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि जब मैं 2019 में स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने आखिरी आधारशिला यही नेत्र रोग विभाग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में रखी थी। एक बार फिर से मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन मैं यहाँ IGIMS में कर रहा हूँ, ये मुझे सौभाग्य मिल रहा है। दोस्तों बिहार में अभी कुछ दिन और गरज करके बादल बरसेंगे। राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जब पटना में देर रात से रुक रुक करके लगातार बारिश हुई, जब तापमान में गिरावट होने की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। जब बिहार में अगले 2 दिनों तक नमी के साथ पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है। इसके असर से बिहार के अधिकतर जिले में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त किया गया है। बिहार में मानसून अभी एक्टिव रह सकता है। जब कम से कम 10 सितंबर तक बिहार में मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल के खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और फिर इस वजह से बिहार में मानसून ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। आज पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। जब मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में भी बूंदाबांदी की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई, मुंगेर और भागलपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पर बक्सर, कैमूर, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सभी जमीन मालिक को जमीन सर्वे के बाद लैंड कार्ड मिलेगा, जिसमें जमीन की पूरी डिटेल्स मौजूद रहेगी। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार जमीन मालिकों को मिलने वाले एक लैंड कार्ड में जमीन से जुड़ी हुई तमाम तरीके की जानकारी शामिल रहेगी। इस कार्ड में नक्शे के साथ साथ जमीन का पूरा ब्यौरा भी दर्ज होगा, जिसके माध्यम से जमीन मालिक अपने जमीन की पूरी डिटेल्स देख सकेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे में सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लोगों को खतियान की नकल बनाई जाएगी, जो कि जीवित रैयत के नाम पर होगी। इसके बाद ही जमीन रैयत को एक लैंड कार्ड मिलेगा, जो कि राशन कार्ड की तरह होगा। इसमें जमीन का पूरा ब्यौरा मौजूद रहेगा। इसके अलावा प्लॉट और फिर जमीन का साइज या फिर नक्शा भी प्रिंट होगा। सर्वे के बाद जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमीन का खतियान और फिर नक्शा भी अपडेट होता रहेगा। इस सर्वे में जमीन की पूरी डिटेल्स ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे लोगों के साथ जमीन से संबंधित धोखाधड़ी नहीं होगी। दोस्तों बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि बिहार में जमीन का ऑनलाइन रसीद मान्य कर दिया गया है। आप जमीन सर्वे की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भूमि का सर्वे आसानी से करा सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लोगों से कहा कि सर्वे में किसी की भी जमीन नहीं छीनी जाएगी। वहीं पर जिन लोगों के पास अपनी जमीन का ऑनलाइन रसीद है और फिर वे उस पर काबिज है, उन्हें कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार के लोग ऑनलाइन निकाली गई रसीद को सर्वे की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। मंत्री ने राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन रसीद रहने पर किसी तरीके का कोई भी कागजात ना मांगे और सर्वे को पूरा किया जाए। खबर के अनुसार बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लोगों से कहा कि सर्वे में किसी भी कागज नहीं छीनी जाएगी। वहीं पर जिन लोगों के पास अपनी जमीन की ऑनलाइन रसीद है और वे उस पर काबिज है, उन्हें कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार के लोग ऑनलाइन निकाली गई रसीद को सर्वे की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं, जब मंत्री ने राजस्व विभाग के कर्मचारी को आदेश दे दिया है। ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन रसीद निकालना चाहते हैं सर्वे के लिए, तो आप एक वेबसाइट है भूमि सुधार विभाग की, उस वेबसाइट में जाकर के कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप रसीद निकाल सकते हैं ऑनलाइन के दौरान। आपको बता दूं कि इस वेबसाइट के जाने के बाद इसके बाद अब आपको होम पेज पर भू लगान के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट www.bhulagan.bihar.gov.in ओपन हो जाएगा अपने आप। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जिला, अंचल, हल्का, मौजा आदि की जानकारी दर्ज करना होगा। अब भाग, वर्तमान, पृष्ठ संख्या, वर्तमान आदि की जानकारी दर्ज करके खोजने पर क्लिक करें और ऑनलाइन लगान जमा करके रसीद आप निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। दोस्तों बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जहाँ इस जमीन सर्वे में पुश्तैनी जमीन को पाने के लिए 5 काम करने होंगे। इसके बाद ये जमीन नए खतियान में आपके नाम हो जाएगा। साथ ही साथ जमीन सर्वे के सभी दस्तावेज आपके नाम से तैयार होगा। जब बिहार में पुश्तैनी जमीन के लिए आपको 5 काम करने होंगे। नंबर 1, बिहार में पुश्तैनी जमीन को अपने नाम कराने के लिए आवेदक को प्रपत्र 2 के साथ प्रपत्र 3(1) भी भरना होगा, जो कि वंशावली के तहत आता है। इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है। नंबर 2, पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करने के लिए प्रपत्र 2 में जमीन से जुड़ी हुई जानकारी देनी होगी, या वहीं पर वारिस के लिए प्रपत्र 3 वंशावली की जानकारी खुद से देनी होगी। नंबर 3, यदि पुश्तैनी जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ है तो फिर ये मान्य नहीं होगा। ऐसे परिवारों को कागज पर आधिकारिक रूप से बंटवारे करने को कहा गया है। नंबर 4, राजस्व कर्मचारी का साफ साफ कहना है कि रैयतों के बीच जमीन की अदला बदली बिना रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी, या स्टाम्प पेपर पर किया गया जमीन की अदला बदली मान्य नहीं होगी। नंबर 5, पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करने के लिए प्रपत्र 2 के साथ प्रपत्र 3(1) फॉर्म को भरना होगा। साथ ही साथ में जमीन के कुछ कागजात जैसे कि खतियान, जमाबंदी, लगान, रसीद की कॉपी को भी साथ में जमा करना होगा। दोस्तों बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान वंशावली बनाई जा रही है। जब वंशावली को लेकर के लोगों में काफी भ्रम की स्थिति में बनी हुई है। जैसे देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने कई तरह के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। आपको बता दूं कि बिहार में वंशावली को लेकर के 5 नए आदेश जारी किए हैं। नंबर 1, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वंशावली को पंचायत या फिर कोर्ट से तैयार करने की कोई भी अनिवार्यता नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट और पंचायत से तैयार करें, आप खुद से भी कर सकते हैं। नंबर 2, आपको बता दूं कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान किसानों और फिर जमीन रैयत से सिर्फ उनकी वंशावली जानकारी मांगी जा रही है जिसके नाम जमीन है और वो इस दुनिया में नहीं है। नंबर 3, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन जमीनों के लिए जो पुश्तैनी है और फॉर्म 3 भरना अनिवार्य किया गया है। इसमें सिर्फ वंशावली की जानकारी देनी होगी नंबर 3 फॉर्म में। नंबर 4, यदि कोई जमीन दादा या फिर परदादा के नाम पर है और फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो फिर ऐसी स्थिति में वंशावली के आधार पर उस जमीन के वास्तविक मालिकों का नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा। नंबर 5, सर्वे अधिकारी ग्राम सभा के माध्यम से आपके द्वारा भरकर दी गई फॉर्म 3 में वंशावली की जानकारी का सत्यापन करना होगा।
दोस्तों बिहार में पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सरकार के द्वारा ग्रेजुएट छात्रों को 50-50 हजार रुपए की राशि मिलेगी। ये राशि छात्रों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिन छात्रों ने स्नातक परीक्षा पास कर ली है और फिर ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन भी हो चुका है, उनको 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में स्नातक पास होने वाले 55,864 छात्रों के आवेदनों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि बचे हुए 16,490 स्नातक पास छात्रों के आवेदनों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। जल्द ही इसका सत्यापन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को स्नातक परीक्षा में सफलता होने पर 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जल्द ही ग्रेजुएट छात्रों को 50-50 हजार रुपए राशि दी जाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। दोस्तों देश भर में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में अब हर व्यक्ति का फ्री में डिजिटल आभा आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, जिसे आमतौर पर आभा कार्ड या फिर स्वास्थ्य आईडी कार्ड के नाम से जाना जाता है, ये एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड है जिसमें किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की पूरी रिकॉर्ड डिटेल्स के रूप में रखा जाता है। आपको बता दूं कि मरीज इस कार्ड के माध्यम से अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड को 10 साल के बाद भी देख सकते हैं। इस कार्ड की मदद से मरीज को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होती है, साथ ही साथ बीमारियों के इलाज में भी सुविधा मिलती है। दरअसल केंद्र सरकार की योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर व्यक्ति का निःशुल्क यानी कि फ्री में डिजिटल आभा कार्ड आईडी कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड के माध्यम से मरीज की पुरानी बीमारी जांच रिपोर्ट और फिर दवाओं की जानकारी एक क्लिक पर होगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भेड़िए के हमले से कई जिलों में लोग दहशत में हैं। वहीं पर बिहार में भी जंगली जानवरों के हमले का मामला सामने आया है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर में सियार के हमले से लोग डरे हुए हैं। 4 से 5 सियार एक साथ निकलते हैं और फिर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जब मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गाँव में सियार ने करीब 12 से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया और घायल कर दिया। वहीं पर सियार के हमले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। जब मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर पंचायत के हसनचक बजरा गांव में सियार ने करीब 1.5 दर्जन लोगों पर हमला कर दिया और लहूलुहान कर दिया। सियार ने हमले के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और फिर महिलाओं पर हमला किया है। सियार की टोली ने गांव में अचानक लोगों पर हमला बोल दिया। 4 से 5 की संख्या में सियार लोगों पर यह हमला किया। लोगों ने बताया है कि 4 से 5 जानवरों ने एक साथ हमला किया है। जंगली जानवर ज्यादातर बच्चों को निशाना बना रहे हैं। यह बच्चों को नोच कर बुरी तरीके से जख्मी कर रहे हैं। घायल बच्चों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आंखों के अस्पताल का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने यह भी बताया है कि उन्होंने बिहार में कितने बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं या हेल्थ सर्विसेज को लेकर के कितना बेहतर किया है। वहीं पर इसके उलट बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल देने वाली तस्वीर सामने आई है। जब मुजफ्फरपुर की इन तस्वीरों को देख करके हर कोई चौंक जाएंगे। जब बिहार में सरकारी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये तस्वीर उसका सबूत है। जब मुजफ्फरपुर में 15 साल पहले एक हॉस्पिटल बनाया गया लेकिन आज तक शुरू नहीं हो पाया। जहां हॉस्पिटल की बिल्डिंग के आसपास बड़ी घास उगाई है। जब बिल्डिंग पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि बिहार की सरकार को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल बिहार में है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक के सरैया गांव में बने उसी सरकारी अस्पताल की है। जहां हॉस्पिटल बिल्डिंग में इमरजेंसी है, वार्ड है, लैब है, डॉक्टर के लिए हॉस्टल है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में ये हॉस्पिटल गायब है। करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन पर यह हॉस्पिटल किसने बनाया, कब बनाया, इसमें कितना लागत आई, इसे किस फंड से बनाया गया, कितना पैसा लगा, कोई भी सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके बारे में ना कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है और ना ही हॉस्पिटल के बारे में अफसरों को कुछ अता पता है। जब एक न्यूज चैनल की टीम इस गांव में पहुंची तो फिर उन्होंने देखा कि अस्पताल की बिल्डिंग खंडहर बन चुकी है। आसपास झाड़ उग गई है। अस्पताल के अंदर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। इस बिल्डिंग के दरवाजे, खिड़की, चौखट, ग्रिल, बिजली की वायरिंग, वॉशरूम की फिटिंग सब कुछ गायब है। दीवारें टूट चुकी है, छत का प्लास्टर गिर रहा है, टाइल्स को कुछ लोग उखाड़ ले गए हैं।
दोस्तों, नीतीश कुमार ने एनडीए में बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, ये एनडीए में ही बने रहेंगे। आपको बता दो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है कि वे 2 बार एनडीए छोड़ करके उनसे गलती हुई थी। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी उपस्थित थे। जय नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 2 बार उन लोगों के साथ गए, यानी कि महागठबंधन के साथ गए। अब एनडीए को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। हमारा रिश्ता तो 1995 से है। 2005 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो फिर राज्य की स्थिति बुरी थी, अब हर क्षेत्र में प्रगति नजर आ रही है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता के बीच मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले। ये सूचना आयुक्त के चयन को लेकर हुई थी। इस चयन में मुख्यमंत्री और फिर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच मंत्रण अपरिहार्य रही। जब दोनों की मुलाकात के दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि खुले तौर पर इस मुलाकात को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट, मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में इसका अलग अर्थ निकाला गया। जब कहा गया है कि कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार से नीतीश कुमार की असहमति है, इसलिए वे विकल्प की खोज कर रहे हैं। हालांकि ये पहला अवसर नहीं है जब नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग न होने की घोषणा की है। इस साल जनवरी में ही जब एनडीए की मदद से उनकी सरकार बनी तो उन्होंने इधर उधर न जाने की घोषणा की। जब लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कई बार ये दोहराया। दोस्तों, बिहार और झारखंड के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही 2 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। जब देवघर से वाराणसी और फिर टाटा नगर से पटना तक चलने वाली इन ट्रेनों से नवादा वासियों को भी खास फायदा होगा। जानकारी मिल रही है कि 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी इन दोनों ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ करेंगे। इस ट्रेन के से परिचालन से बिहार के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इन 2 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन कराया जाएगा। इसमें एक देवघर से वाराणसी और दूसरी टाटा नगर से पटना तक शामिल है। ऐसे में दोनों ट्रेनों से नवादा वासियों को लाभ मिलना तय है। इसका मुख्य कारण दोनों ट्रेनों का रूट वाया गया जंक्शन है। जब सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे की ओर से देवघर से वाराणसी तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन केवल नवादा गया रेलखंड से होगा। वहीं पर टाटा नगर से पटना को जाने वाली ट्रेन भी बोकारो स्टील सिटी को और फिर गया के रास्ते पटना तक जाएगी। दोस्तों, बिहार में दाखिल खारिज और फिर परिमार्जन का काम बेवजह लटकाने वाले अंचलाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी। जहां बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं, साथ ही परिमार्जन की गति भी बहुत धीमी है। ऐसे में सभी जिलाधिकारी इन दोनों की सेवाओं की प्रत्येक अंचल में निष्पादन की नियमित समीक्षा करेंगे। साथ ही निष्पादन की समय सीमा निर्धारित की जाएगी। इन दोनों सेवाओं में अंचलवार रैंकिंग तैयार करके जिलाधिकारियों को सूचित किया जाएगा। संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता और फिर अपर समाहर्ता भी अंचल कार्यालय की सभी सेवाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। ये निर्देश शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अधिकारियों को दिया है। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के स्कूलों में अब बीपीएससी से चयनित टीचर को ही प्रभारी हेडमास्टर बनाया जाएगा। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र जारी करते हुए कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षक को तभी प्रभारी हेडमास्टर का चार्ज दिया जा सकता है जब उस स्कूल में पुराने वेतन वाले शिक्षक या फिर बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक पदस्थापित न हो। आपको बता दो कि विभाग के इस आदेश से यह साफ हो गया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बीपीएससी से चयनित टीचरों को ही प्रभारी हेडमास्टर का चार्ज दिया जाएगा और नियोजित शिक्षक अब बीपीएससी वाले शिक्षकों के अंडर ही काम करेंगे। यानी कि जो बाद में आया वो सीनियर बन गया, जो पहले आया वो जूनियर बन गया। यही किस्सा है यहाँ पर। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है जो कि बहुत पहले आया वो जूनियर हो गए, जो कि कल बीपीएससी शिक्षक आए वो सीनियर हो गया। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के लिए इसे संबंधित लिंक खुलने में परेशानी हो रही है। यदि लिंक खुल भी जाता है तो फिर आवेदन के साथ कागजात अपलोड करने में भी बहुत समय लग रहा है। कई बार साइट खोलने पर मुश्किल से अपलोड हो रहा है। इस तरीके की शिकायत बिहार के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। ऐसे में लोगों को असुविधा हो रही है और फिर विवश होकर के आवेदन और फिर कागजात लेकर के दूर दराज इलाकों से चल करके शिविरों में जाकर के जमा करना पड़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन वेबसाइट खुलने से संबंधित समस्याएं राजधानी
पटना में कम है। जब सूत्रों के अनुसार जमीन सर्वे के लिए जरूरी कागजात इकट्ठा करने के लिए लोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जारी पंजी 2 की रिपोर्ट भी ऑनलाइन देखना चाहते हैं। साथ ही भू लगान जमा करना चाहते हैं तो फिर इससे संबंधित वेबसाइटों के बारे में भी शिकायत मिल रही है कि वेबसाइट नहीं खुल रही है। इस संबंध में विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कई बार लोग आवेदन के साथ अधिक संख्या में कागजात जमा कर रहे हैं। ऐसे में फाइल बड़ी हो जाने की वजह से उसे अपलोड करने में परेशानी है। यदि जमीन से संबंधित कागजात अधिक हो तो फिर लोगों को अलग अलग आवेदन करना चाहिए। ऐसे में फाइल छोटी रहेगी और फिर आसानी से वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। दोस्तों, राजनीति के नए दौर की जरूरत के हिसाब से तेजस्वी यादव बार बार लालू प्रसाद के अखाड़े से बाहर निकलने के प्रयास में है, किंतु राजद का घटनाक्रम बता रहा है कि लालू उन्हें अपने दायरे से बाहर जाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। लालू की गमछा संस्कृति से पीछा छुड़ाने को तेजस्वी की कोशिशों की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि इससे पहले लालू के MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को पीछे छोड़ करके तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बाप यानी कि बहुजन अग्रा महिला गरीब के नारे को उछाला था। यहाँ तक कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने लालू के बैनर पोस्टर से भी पीछे छुड़ा लिया था। यह संकेत साफ है कि परंपरागत पहचान को बदल करके तेजस्वी राजद को नए परिधान में सजाना चाह रहे हैं, लेकिन अब भी कई मोर्चे पर लालू दीवार बन करके खड़े दिखते हैं। खास करके प्रत्याशी चयन करने के दौरान राजद लालू की पटरी पर ही चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी से प्रभावित होकर के लालू ने राजद में हरे गमछे का चलन 3 वर्ष पहले शुरू किया था, जो कि अब इतिहास बन गया है। जब लालू के गमछे को खारिज करने में तेजस्वी को सर्वे का सहारा लेना पड़ा। जब तेजस्वी की यात्रा की तैयारियों के लिए 4 सितंबर को पटना के राजद कार्यालय में बुलाई गई बैठक लीक से हटने की छटपटाहट का ताजा उदाहरण है। जब लालू ने आने की तैयारी कर रखी थी, जब संदेश पहुंचाया गया था, मंच पर कुर्सी भी लगा दी गई थी, लेकिन तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं थे। डर था कि लालू के आने से बैठक का उद्देश्य प्रभावित हो जाएगा। अंत में तेजस्वी यादव कामयाब हुए, लालू नहीं आए। मंच पर यादव नेताओं की संख्या भी सीमित कर दिया गया। तेजस्वी के सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों को राजद के जिला प्रभारियों के चश्मे से भी देखा जा रहा है। यह पहली बार स्वर्ण की अच्छी भागीदारी होने जा रही है। जिला प्रभारियों में 8 स्वर्ण है, सबसे ज्यादा 4 भूमिहार समेत 2 राजपूत एवं ब्राह्मण है। जबकि अपने दौर में लालू ने भूरा भाल यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला साफ करो का नारा उछाला था। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में भारी बारिश के चलते कोसी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में हरकत मच गया है। इस बढ़ते जलस्तर के कारण अप्रोच पुल पूरी तरीके से बह चुका है और सड़कें बुरी तरीके से ठप हो चुकी है। इसके कारण लगभग 25,000 लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। जिस पुल से लोगों का आना जाना सुचारू रूप से होता था, उसके बह जाने से ग्रामीणों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। आपको बता दूं कि स्थानीय लोग प्रशासन से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह एक पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और फिर कोसी नदी में बहते हुए नजर आई। इस घटना से लोग क्रोधित है और फिर उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स की भरमार देखी जाती है। जब मोबाइल पर एप्लीकेशन खुला नहीं कि सामने वीडियो की लंबी लंबी लाइन लग जाती है। इसमें कुछ डांस के तो कुछ काम की बातें होती हैं, लेकिन कई बार कुछ प्रैंक वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं जो कि कमाल के होते हैं। ऐसे में वायरल हो रहे एक प्रैंक वीडियो कमाल का है, जो कि बिहार की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। जब बिहार के एक इन्फ्लुएंसर ने प्रैंक वीडियो बनाया है जो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लड़का ठेकेदार बना है जो कि बिहार की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान उसने बताया है कि बिहार के पुल इतने क्यों गिरते हैं। उसने बताया है कि कैसे 1000 करोड़ पास हुआ पैसा ठेकेदार के पास महज 450 करोड़ ही आते हैं, बाकी सब रिश्वतखोरी के चलते चले जाते हैं। ऐसे में लोग भी उसके इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और फिर इसे असली सच्चाई बता रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर के सियासी गलियारों में इन दिनों सुगबुगाहट हो रही है। सुगबुगाहट ये हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार फिर से कहीं पाला तो नहीं बदल सकते हैं। जानकार इसके पीछे की वजह हाल के दिनों में जदयू की तरफ से दिए गए उन बयानों को बता रहे हैं जो बीजेपी की लाइन से अलग थे। इनमें असम के नमाज ब्रेक का मुद्दा भी शामिल था। इस मुद्दे को लेकर के जदयू का रुख बीजेपी से अलग था। वहीं पर जदयू की तरफ से एनडीए को छोड़ने को लेकर के भी कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि हमेशा इससे इनकार किया गया है। वहीं पर नीतीश कुमार की ओर खेमा बदलने की हालिया रिकॉर्ड को देखते
हुए जानकारों की तरफ से फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं। इन अटकलबाजियों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की तरफ से विराम लगाने की कोशिश की गई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश अब ये गलती वापस से नहीं करने वाला है। जीतन राम मांझी का बयान नीतीश कुमार के बयान के तुरंत बाद आया है। इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने आगे कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच अच्छी है, उनकी तरफ से एनडीए को छोड़ने की गलती अब नहीं होगी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने एक कार्यक्रम के दौरान कहा गया है कि मीडिया वाले कुछ भी अटकलबाजी कर रहे हैं। उन्होंने जरूर 2 बार क्षमा बदला था, लेकिन अब वे कभी भी राजद के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। नीतीश के इस स्टेटमेंट को लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि भले उनकी ओर से 2 बार राजद के साथ जा चुके हैं, लेकिन ये गलती अब तीसरी बार नहीं होगी। दरअसल जीतन राम मांझी ये सारी बातें सासाराम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अब काफी परिपक्व हो चुके हैं। वे 2 बार राजद के साथ गठबंधन करने में का नुकसान भी उठा चुके हैं। अब वो ऐसा कभी भी नहीं करने वाले हैं, यानी कि अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले हैं, इसलिए वे बार बार स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। जहाँ केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में जदयू अहम भूमिका निभाती है। जहाँ ऐसे में कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में कई मुद्दों पर उनकी मुखर राय केंद्र के रुख से अलग नजर आई, जिससे पार्टी असहज हो गई। यही कारण है कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा। हालांकि केसी त्यागी खुद इस मामले में अलग राय रखते हैं। केसी त्यागी ने इस बात को खारिज कर दिया है कि इजराइल हमास युद्ध और फिर वरिष्ठ सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री जैसे मुद्दों पर उसके बयान से उसकी पार्टी के कई सहयोग असहज थे। ये गलत है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए जदयू का मतलब नीतीश कुमार है, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद केसी त्यागी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि उनका रुख हमेशा पार्टी की विचारधारा से मिलता जुलता है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास जताया है। केसी त्यागी ने आगे कहा कि मैं सिर्फ नीतीश कुमार के लिए जदयू में हूँ, वो मेरे मित्र और फिर मेरे दोनों है, मेरे नेता है। जब वहीं पर उनकी चिंता मेरे लिए मायने रखती है। उन्होंने कहा है कि वे जदयू कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे मजाक के लहजे में बताया है कि नीतीश कुमार कुछ ज्यादा बदनाम हो गए हैं। वहीं केसी त्यागी ने जोर देकर के कहा है कि कोई भी नेता नीतीश कुमार के करिश्मे की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे कोई नेता है ही नहीं। साथ ही उन्होंने बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की ईमानदारी, जातिवाद से दूर रहने और राज्य में सुशासन लाने के लिए प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि मैंने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और फिर कई अन्य समाजवादियों के साथ काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे कोई भी नहीं है। वहीं पर केसी त्यागी ने यह भी बताया है कि वे काफी समय से नीतीश कुमार से उन्हें प्रवक्ता पद से हटाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन पार्टी उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कह रहा था। दोस्तों, देश दुनिया में पिछड़ा राज्य माने जाने वाला बिहार अब ऐसा कारनामा करने वाला है कि वह यूरोप और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो जरा आप इस खबर को सुनिए जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ऐसी चीज का निर्माण कर रही है जो अभी तक भारत को छोड़िए अमेरिका और यूरोप में भी नहीं बन सकी है। इसका निर्माण कार्य अगले 2 साल में पूरी भी हो जाएगी और इसके बाद बिहार पूरे देश के लिए एक नजीर बनकर के उभरेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल की। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल। ये देश में तो सबसे बड़ा है ही, बल्कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा अस्पताल सिर्फ चीन में ही बना हुआ है। अभी तक इतनी क्षमता वाला अस्पताल ना तो अमेरिका में बना और न ही यूरोप का कोई देश बना सका है। जी हाँ, अस्पताल के निर्माण की शुरुआत साल 2021 में हो चुकी है और इसे 5 साल यानी कि 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में बन रहे इस मेडिकल कॉलेज और फिर अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में कुल 5462 बेड की क्षमता होगी। इसके अलावा अस्पताल में 60 ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी क्षमता वाला अस्पताल फिलहाल चीन को छोड़ करके अन्य किसी भी देश के पास नहीं है। इसे बनाने में करीब 5540 करोड़ रुपए खर्च आना है। जब पटना के इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 250 सीटें जो हर साल 250 डॉक्टर को प्रशिक्षित करके भेजेगी। इसके अलावा पीजी कोर्स के लिए भी मेडिकल कॉलेज में 200 सीटें हैं। इसका निर्माण करीब 78 लाख वर्ग फुट में किया जा रहा है। अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी के लिए 487 बेड की क्षमता होगी। साथ ही 715 लोगों की क्षमता वाला गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है। अस्पताल में न सिर्फ इलाज की अच्छी सुविधा मिलेगी बल्कि यहाँ अपना वाहन लाने वालों को भी बड़ी सहूलियत की प्लानिंग है, यानी कि पार्किंग, जबरदस्त पार्किंग बनाया जा रहा है। इसके लिए अस्पताल परिसर में 3334 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग बनाई जा रही है। अस्पताल तक पहुंचने के लिए एलिवेटेड रोड का भी निर्माण कराया जाएगा। आपको बता दें कि अस्पताल में एयरलिफ्ट कर लाए मरीजों के लिए हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। जब फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल चीन के
हेनान प्रांत स्थित एफिलिएटेड हॉस्पिटल ऑफ जेएनयू यूनिवर्सिटी की है, जिसकी क्षमता 7000 बेड की है। बिहार में बन रहे ये अस्पताल पूरी दुनिया के लिए नजीर बन जाएगी। चीन को छोड़कर के पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अस्पताल बिहार में होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली है बिहार। अब बिहार पीछे नहीं रहा। किशनगंज जिला अधिकारी तुषार सिंगला का ट्रांसफर हो गया है। जी हां, किशनगंज डीएम तुषार सिंगला का तबादला कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अब जिलाधिकारी तुषार सिंगला की जगह विशाल राज किशनगंज के नए जिला पदाधिकारी होंगे। ये खबर वाकई किशनगंज वासियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि डीएम तुषार सिंगला का कार्यकाल किशनगंज में काफी बढ़िया रहा और लोग इसकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। तुषार सिंगला जब से किशनगंज डीएम का पदभार संभाला तब से किशनगंज में कई बदलाव किए गए हैं जो काफी दिनों तक याद रखा जाएगा। आपको बता दूं कि डीएम तुषार सिंगला 2/10/2023 में किशनगंज जिला पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया था, लेकिन आज मुश्किल से 10-11 माह में ही उसका तबादला कर दिया गया है। ये किशनगंज वासियों के लिए काफी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दूं कि किशनगंज में काम करते हुए डीएम तुषार सिंगला के कई ऐसे कार्य हैं जो सभी याद करते हैं। डीएम तुषार सिंगला के ट्रांसफर होने पर काफी लोगों को जरूर झटका सा लगा होगा। हालांकि जो नए अधिकारी आ रहे हैं इसका नाम है विशाल राज, जो कि इनकी भी काफी तारीफ हो रही है, जो कि ये भी एक अच्छे आईएएस और जिला पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि हम सब किशनगंज वासियों को ये उम्मीद रहेगा कि जो नए जिला पदाधिकारी आ रहे हैं वह किशनगंज की तरक्की को बिना भेदभाव किए हुए आगे ले जाने में काफी अपना सहयोग करेंगे। वह किशनगंज में डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमैनिटी के लिए भी जरूर काम करेंगे और किशनगंज को आगे ले जाने में जरूर प्रयत्न करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।